Okay, so now the wait is over and Vijay sir is with us. Good morning, sir. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में और we are very privileged to have you today with us on the occasion of our inauguration of a new office. And I requested sir कि sir हम चाहेंगे कि आज का जो ये inauguration है वो आपके हाथ से हो और we have made a website also और मैं चाहूँगा कि sir के साथ में इसको launch करें. So I'll just share my screen and I'll just open the website. आप बाकी पार्टिसिपेंट को म्यूट कर दें. Yes, sir. Yes, sir. So I hope the screen is visible to everyone. And so this is a website that we have developed. It is in development stage, and I'm privileged again to have the first logo, first meeting with you, and it is going to be a regular feature with us for our investors. And now I invite sir to enlighten us with his words of wisdom. Sir, over to you. So thank you very much to Alok, Rajesh and the entire family and all the investors of SETI Financials to log in today. First of all, a very warm greeting on a very auspicious occasion of Ganesh Chaturthi. I wish Lord Ganesha remove all the obstacles in our life and bring prosperity to all of us in future. So with that, I'll start my deliberation और मैं कोशिश करूंगा कि जितना कॉम्प्लेक्स फाइनेंस के सब्जेक्ट को कितना सिंपल तरीके से समझा जा सके मैं कोशिश करूंगा समझाने की. सबसे पहले सवाल आता है कि हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं. हमारे पास पैसा है और उस पैसे को हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इस पैसे की हमको जरूरत आगे आ सकती है भविष्य में, तो हम उस पैसे को बचा के उसका बाद में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. और ये नीड उस पैसे की हमको 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 साल बाद, 30 साल बाद समय समय पर आती रहती है. तो इन्वेस्टर वो है जो करेंट कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सके, उसको इन्वेस्टर बोलते हैं. और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक इज अ एक्ट ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आप एक दुकान से साबुन लेके आ गए और आपने आके घर में इस्तेमाल किया. द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है. इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर मोमेंट ऑफ ट्रूथ इमीडिएटली मालूम नहीं पड़ता है, बहुत समय लगता है, कई बार तो डिकेड्स लग जाते हैं. इसलिए इन्वेस्टिंग के अंदर आप किसी राह चलते आदमी से काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ ट्रूथ इमीडिएट रियलाइज नहीं होता है. तो इन्वेस्टिंग के लिए ट्रस्ट वर्दी पार्टनर होना बहुत जरूरी है. और तभी आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टिंग बिजनेस में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका बहुत डिकेडल एक्सपीरियंस होता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, और कभी कभी तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ ट्रूथ उस प्रोडक्ट में इमीडिएटली नहीं आ पाता. अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस आती है, किस तरह से किस प्रोडक्ट के अंदर परफॉर्मेंस आती है. थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं. कहीं भी एक्टिविटी होती है तो वह इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. अब ये हमारे दादाओं से हमने सुना, दादाओं से, कि हमारे जमाने में महंगाई होती नहीं थी, ये महंगाई डायन अभी आई है, ऐसा कहते हैं लोग बाग. वो बात एकदम सही है, क्योंकि 1900 से लेके 1950 का जो दौर था, हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ी ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम अपनी जीडीपी 0.001% ग्रोथ हुई थी. तो कुछ ग्रोथ ही नहीं होती थी तो कहां से महंगाई बढ़ेगी. तो महंगाई एक साइड इफेक्ट है ग्रोथ का बाय एंड लार्ज. तो किस तरह का रिटर्न अलग अलग असेट कैटेगरी के अंदर आता है. आपका जो डेट में रिटर्न आता है वो महंगाई की दर के आसपास आता है, और कई बार तो महंगाई की दर से भी काफी नीचे आता है. तो जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की दर की बात करते हैं,
आप देखिए सरकारी आंकड़े हैं, कभी 3%, कभी 8%, कभी 6%। आप उन पे मत जाइए, क्योंकि वो सरकारी आंकड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत आंकड़े हैं, लेकिन आपका कंजम्पशन पैटर्न, आपका जो घर का खर्चा है, उसमें जो इंक्रीज है, वो हो सकता है सरकारी महंगाई के इंक्रीज से काफी डिफरेंट हो। क्योंकि जो सरकारी महंगाई के आंकड़े हैं, एक आता है WPI, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, वो आता है थोक में जो माल बिकता है उस पे जो इंक्रीज इन प्राइजेस है उसका आता है। एक होता है CI, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, उसमें भी अलग अलग कंपोनेंट है, रूरल के लिए अलग है, अर्बन के लिए अलग है, अलग अलग तरीके से कंपोनेंट है, और वो टाइमली बेसिस पे रीएडजस्टमेंट नहीं होता। जैसा आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, CI, जिससे हम सबको सरोकार होना चाहिए जो शहरों में रहते हैं कंज्यूमर्स, उसमें कुछ अरसे पहले VCR भी एक कंपोनेंट था कि VCR की प्राइस में अगर इंक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन में इंपैक्ट आएगा उसका। मुझे लगता नहीं कि ये 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको VCR कॉन्सेप्ट ही मालूम है कि VCR क्या होता है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, लेकिन वो कंपोनेंट था। टाइपराइटर एज अ कंपोनेंट था, तो हमने आजकल इस्तेमाल करना 20 साल से करीब करीब बंद कर दिया। आप अपना खर्चे का पैटर्न देखिए, अपने खर्चे का पैटर्न क्या है। जो भी कोई लोग सभ्य मतलब ठीक ठाक पैसे वाले हैं, कहाँ उनका बड़ा पैसा जा रहा है? एजुकेशन के अंदर बड़ा पैसा जा रहा है, हेल्थ केयर के अंदर बड़ा पैसा जा रहा है, हॉलीडे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, फॉरेन ट्रेवल, इसके ऊपर बहुत पैसा जा रहा है। ऐसे आइटम हम खर्च कर रहे हैं जिनका हमको, जैसे बड़ी अच्छी घड़ियां लेना, बड़ी कारें लेना, इन सब पे पैसा जा रहा बहुत बड़ा। उसका बहुत छोटा कंपोनेंट इन्फ्लेशन के अंदर इफेक्टिवली आ पाता है। तो जब हम महंगाई की बात करते हैं, तो महंगाई वो नहीं जो सरकारी आंकड़े दिखाते हैं, महंगाई वो है जो आपके खर्चे हैं। और अभी तो घर खर्च का ये नहीं बोल सकते कि जो घर की गृहिणी बोले वही खर्चा है, उसके अलावा इतने खर्चे होते हैं जो गृहिणी को पता नहीं चलता है, क्योंकि आजकल काफी चीजों का पेमेंट ऑनलाइन हो जाता है। तो आपको टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस देखें, तो मेरा अनुमान है कि हिंदुस्तान में पिछले 30 सालों में करीब 6 से 8% के आसपास घर के खर्चों में बढ़ोतरी आई है। डेट के अंदर, चाहे कोई भी डेट हो, FD हो, चाहे इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो, चाहे NCD हो, चाहे कुछ भी हो, उसका रिटर्न इसके आसपास ही आता है। और पूरे डेट मार्केट के अंदर FD सबसे कम रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि बैंक्स को मालूम है कि इन्वेस्टर का लव अफेयर बैंक से वन वे है। मतलब इन्वेस्टर लव्स बैंक, बट बैंक डजंट वापस लव रिटर्न नहीं करता है। तो कोई भी वन साइडेड लव अफेयर में ना, जो वन साइड में लव करता है वो सफर करता है। तो जो FD होल्डर है, अल्टीमेटली ही गेट द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट। और मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेनेशन दूंगा इसके बारे में। जैसे आज SBI की FD है, ऑन एवरेज 20 साल के रिकॉर्ड देख लो, जैसे SBI की 1 साल की FD का रिटर्न सपोज 5% है, तो उसी SBI का कॉमर्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो डेट मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, उसका इंटरेस्ट उससे करीब करीब 1% ऊपर रहता है। SBI का NCD का इंटरेस्ट जो मार्केट में होता है उससे भी ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट ज्यादा एफिशिएंट है बजाय कि SBI खुद करे। आज की तारीख में सपोज 10 साल के SBI का FD इंटरेस्ट रेट 5.5% है। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड आज 6.20 पे है, जो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SBI से एक लेवल ऊपर है सिक्योरिटी वाइज। PSU बॉन्ड जो बाकी हैं PSU कंपनीज के, उनके 10 साल के बॉन्ड 6.5 पौने 7% के आसपास है। तो यही देख लीजिए, SBI का 10 साल का FD और ये बॉन्ड 10 साल के 1% अभी भी ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि डेट हमेशा हर कैटेगरी के अंदर FD इज द लोवेस्ट अर्निंग प्रोडक्ट फॉर यू। बट उसका यूटिलिटी मैं आपको बताऊंगा क्या यूटिलिटी है, उसको हम ढंग से सोचेंगे इसके बारे में। तो जो भी इन्फ्लेशन है उसके आसपास डेट का रिटर्न रहता है ग्रॉस बेसिस के ऊपर। अभी अगर आप उसके ऊपर TDS भी दे रहे हो और टैक्स भी दे रहे हो, तो पैसा कंपाउंड नहीं होता। आपने 1 लाख रुपया डाला, 1 साल बाद 1,06,000 हो गया, लेकिन उसमें टैक्स चला गया तो अगले साल 1,04,000 ही रहेगा, ब्याज अगले साल 1,000-4,000 पे आएगा। फिर उसके बाद ऐसा होता है, और उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है 20-30 साल के पीरियड में। हमको इन सब चीजों के बारे में सोचना है। तो एक तो हो गया इन्फ्लेशन, दूसरा हो गया GDP। जो आप GDP के नंबर, सरकारी आंकड़े देखते हो 6%, 7%, 5%, ये इन्फ्लेशन के बिना होते हैं। तो ग्रॉस इन डोमेस्टिक GDP मतलब कितना ग्रॉस बड़ा है, वो इन्फ्लेशन प्लस GDP के आंकड़े लेने पड़ते हैं।
तो अगर हम देखें पिछले 40 साल के नंबर, तो करीब करीब 6% के आसपास इन्फ्लेशन रहा है और 7% के आसपास करीब करीब जीडीपी बढ़ी है पिछले 25-30 सालों में। तो करीब करीब 13% एब्सोल्यूट टर्म में इंडिया की जीडीपी कंपाउंडेड बढ़ी है पिछले 25-30 सालों में ऑन एवरेज। कोई साल बहुत अच्छा रहा, कोई साल थोड़ा खराब रहा, जैसे पिछला साल खराब रहा, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ है। तो जो ग्रोथ प्लस जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन है 13%, उसके आसपास रियल एस्टेट के रिटर्न आते हैं बाजार में। तो व्हेन यू इन्वेस्ट इन डेट, डेट आपको खाली इन्फ्लेशन के नंबर देती है, एफडी हो चाहे कोई भी हो। रियल एस्टेट आपको इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी के नंबर देती है। 13% के आसपास रियल एस्टेट में ग्रोथ हुई है हिंदुस्तान में पिछले 40 सालों में। कई बार एक 5-10 साल का पीरियड ऐसा आता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ हो जाती है, तो फिर 5-10 सालों में कुछ ग्रोथ नहीं होती है। और कोई स्पेसिफिक एरिया में कोई स्पेसिफिक रीजन होता है कि वह बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड के अंदर ग्रोथ होती है, लेकिन उसके बाद वो स्टेगनेट हो जाता है। इक्विटी मार्केट इससे 2-3% ज्यादा देता है, क्योंकि जीडीपी के अंदर एक कंपोनेंट होता है एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर स्ट्रक्चरली 2 से 3% या 4% के ऊपर नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि क्रॉप एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं हो सकती। तो जीडीपी का कंपोनेंट, और एग्रीकल्चर कोई भी लिस्टेड कंपनियां बाजार में है नहीं। एग्रीकल्चर केमिकल कंपनी है, सीड कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाने वाली लिस्टेड कंपनी इंडिया में बाय एंड लार्ज नहीं है। तो वहां 2 से 3% आता है, क्योंकि मार्केट में जो कंपनियों में कंपनियां पैसा डालती है वो कंपनियां बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में है, और वहां उनकी ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ से थोड़ी ज्यादा होती है। और उसके अलावा जो भी बड़ी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान में लिस्टेड कंपनी 8,000 है, लेकिन जिन कंपनियों ने अच्छा पैसा बना के दिया वो करीब 400 कंपनियां हैं। वो बड़ी कंपनी है तो उनकी एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो थोड़ी ज्यादा ग्रोथ देने की ताकत रखती है। तो अगर हम हिंदुस्तान के शेयर मार्केट के आंकड़े निकालें, तो पिछले 40 सालों में सपोज जीडीपी 13% बढ़ी है, तो आपका शेयर मार्केट्स में ग्रोथ करीब करीब 16% कंपाउंडेड, एक्चुअली 17% के आसपास कंपाउंडेड आया है। मतलब अगर आपने 100 रुपया डाला है बीएससी सेंसेक्स में 1980 के अंदर, तो उसका दाम आज की तारीख में करीब करीब 60,000 रुपया हो गया है। मतलब आप समझ लीजिए करीब करीब आपको 600 टाइम का ग्रोथ मिला है पिछले 40 सालों में। वो ग्रोथ आपको दूसरी कोई भी एसेट कैटेगरी के अंदर मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन एफडी के अंदर, पीपीएफ के अंदर एक कंफर्ट है कि वहां कोई दिन भी नेगेटिव रिटर्न नहीं आता है। एक बहुत रिलायबिलिटी है, कंफर्टिंग है कि भाई मैं इसमें पैसा डाल रहा हूं, अब मुझे मालूम है कि यहाँ एक दिन भी पैसा नहीं टूटेगा। ये 100% सही बात है। लेकिन जब इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट हो रही है, तो इंडिया की जो सैलरी लेवल भी बढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के अलाइन हो जाएगा। अभी दुनिया के अंदर करीब करीब 1/3 टोटल डेट ऐसे है जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर चल रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होता जाएगा। अभी शॉर्ट पीरियड में थोड़ा बढ़ेगा 1-2 साल में, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड है कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे इंडिया के अंदर नीचे आता रहेगा। तो जो आपका रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को पैसा बचा के उस पैसे का जो बाद में जो रिटर्न आए वो मेरी लाइफ के लिए ठीक रहेगा, वो एफडी के अंदर पॉसिबल आज की तारीख में नहीं है। पहले जमाने में हो सकता था, क्योंकि पहले जमाने में खर्चे भी बहुत लिमिटेड थे। आजकल खर्चे बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है, तो वो आप डेट से फंड नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से सबसे इफेक्टिव वे है आपको अपना पैसा तोड़ने का, सबसे इफेक्टिव है कैपिटल लॉस करने का, वो है एफडी के थ्रू। और मैं छोटे से इलस्ट्रेशन से आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास 1 लाख रुपया है, इस 1 लाख रुपए से आज आप जाके 3 चीज खरीद सकते हो, एक टीवी, एक वॉशिंग मशीन और एक रेफ्रिजरेटर। लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं मैं इसको ऐसा नहीं करूंगा, मैं इस 1 लाख रुपए को एफडी में डालता हूं, और आपने एफडी में डाला 5% की दर पे, 3 साल बाद वो 1,15,000 हो गया बिना टैक्स के, सपोज करो। लेकिन इस पीरियड में इन तीनों चीजों का कीमत 10-10% बढ़ गया, तो 1,30,000 अभी आपको देना पड़ेगा वो चीजें खरीदने के लिए।
लेकिन आपकी बैंक एफडी में 1,15,000 रुपए ही है। तो आपने पैसा बनाया है, आपने पैसा तोड़ा है। जब हम बोलते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन कि मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, मुझे पैसे की सेफ्टी की चिंता है, तो पैसे का मतलब क्या है? आपके पास 500 रुपए का या 2,000 रुपए का नोट है, उसका मतलब क्या है कि वो नोट आपके लिए कुछ चीज खरीद सकता है। तो रियल सेफ्टी पैसे की क्या है कि उस पैसे का परचेजिंग पावर है कि आप 2,000 रुपए से कुछ जाके खरीद सकते हैं। अभी सोचिए उस परचेजिंग पावर पे सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क उस पे है हम खुद, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं, उनके दाम बढ़ते रहते हैं। उनके दाम बढ़ते हैं, अपना पैसा उससे ज्यादा ग्रो होना चाहिए, तभी अपना पैसा इफेक्टिवली ग्रो होगा, वरना अपना पैसा ग्रो नहीं होगा। तो कौन चीजों के दाम बढ़ाता है? अपनी लाइफ देखिए, आप सुबह उठते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो? आप ब्रश करते हो, तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, आजकल तो बाबा जी के प्रोडक्ट आ गए, पतंजलि। आप शेव करते हो, आप क्या इस्तेमाल करते हो? आप टॉयलेट में गए, आपने क्या इस्तेमाल किया? आपने मिरर इस्तेमाल किया, आपने सेरामिक टाइल इस्तेमाल किया, आपने सीमेंट इस्तेमाल किया, आपने स्टील इस्तेमाल किया। आप बैंक में जाते हो, इंश्योरेंस कंपनी से डील करते हो, आप मेडिसिन कंज्यूम करते हो, आप खाने की चीजें ऑर्डर करते हो, खाना खाते हो, आपने लाइट चालू की तो उसके अंदर केबल का इस्तेमाल है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का इस्तेमाल है, उसके अंदर स्विचेस का इस्तेमाल होता है। तो ऑन एवरेज एक आम आदमी, मैंने स्टडी की है, ऑन एवरेज एक आम आदमी अपने डेली लाइफ में करीब करीब 160 कंपनियों के प्रोडक्ट कंज्यूम करता है ऑन एवरेज। ये कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी कोई सप्लाई कर रहा है सारी की सारी चीजें। मेरी बैकग्राउंड में आप जो चीज देख रहे हो, आपकी खुद की बैकग्राउंड में देख ली चीजें, उसमें कितनी चीजें काफी कंपनियां बनाती है, इनके दाम बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी जेब से कोई पैसा लेके जा रहा है, तो आपसे ज्यादा वो पैसा कमा रहा है। वो कौन है पैसा कमा रहा है? जो वो कंपनी वाला है। और जब कंपनी पैसा कमाती है तो पैसा किसको बिलोंग करता है? बिजनेस जब पैसा कमाता है तो किसको बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है उसके मालिकों को। कंपनीज के अंदर मालिक कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को, शेयर्स को हिंदी में बोलते हैं अंश। तो हिंदी में शेयर को बोलते हैं अंश। अंश का मतलब है हिस्सा। तो आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं तो बिजनेस के अंदर हिस्सेदार बनते हो, आप इसके अंदर पार्टनर बनते हो। तो अगर कोई कंपनी आपसे पैसा कमा रही है, द बेस्ट रिवेंज यू हैव इज टू गो एंड बाय द शेयर ऑफ दैट कंपनी। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे आसपास हमारे दोस्त रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में, अपनी लोकल कम्युनिटी के अंदर कोई आदमी बहुत बड़ा बन गया 20-30 सालों में, माँ बाप बोलते रहे देख बेटा तेरा दोस्त कितना बड़ा बन गया, तेरा भाई कितना बड़ा बन गया, ये अपने रिश्तेदार इतने बड़े बन गए, छोटा सा बिजनेस था इनका। क्या आप उनके बिजनेस में जाके हिस्सेदारी ले सकते हैं क्या? आंसर इज नो। लेकिन शेयर बाजार आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है। आप 2-3 इलस्ट्रेशन ले लीजिए। मैंने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लिया था। अगर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, साहब आपको बीपी है या आपको डायबिटीज है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, आप उस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको मालूम है पिछले 10 सालों में आपने कितना पैसा खर्च किया। अगर वो मेडिसिन, सपोज आप दिन की 100 रुपए की मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो या कितनी भी कर रहे हो, सपोज आप 10,000 रुपए की महीने की मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो, अगर आपने खाली 2,000 रुपए का शेयर उस कंपनी का हर साल लिया होता, तो 10 साल में आपकी इतनी वेल्थ बन जाती कि वो वेल्थ, वो शेयर से ही आपको आगे फ्यूचर की दवाई का, ट्रीटमेंट का पैसा वहीं से मिल जाता। वैसे काफी इलस्ट्रेशन है। जैसा आप सपोज ब्रिटानिया को प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो और नेस्ले का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, आपको खाली जो मंथली आप जो उस प्रोडक्ट पे इस्तेमाल पैसा खर्च करते हो, उसका 20% भी अगर आप कंपनी में डाल दिया होते, तो आपके पास इतना वेल्थ होता कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट हमेशा के लिए वो उस वेल्थ से आ जाता। लेकिन हम एक सिंगल कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज
आज हम एक कंपनी की बात करें तो लोग बोल सकते हैं तो आप तो उन्हीं कंपनियों की बात कर रहे हैं भाई जो कंपनियां बड़ी बन गई है, लेकिन ऐसी भी कंपनियां हैं जो एकदम जीरो हो गई। तो मैं सिंगल कंपनी खाली एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। राइट बेंचमार्क उसके लिए कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, वहां जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होती है। दूसरा, आप एक बात ध्यान में रखिए कि जब आप वर्किंग लाइफ आपकी जब काम कर रहे हो उस पीरियड में अगर आप डेट में पैसा डाल रहे हो तो बहुत गंदा काम कर रहे हो, गलत चीज कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इंडिया में हैं और खाली आप डेट में ही पैसा डाल रहे हो तो आप इंडिया के इन्फ्लेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप इंडिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने इलस्ट्रेशन दिया है, जीडीपी 13% बढ़ी है, इन्फ्लेशन 6-7% रहा है। अगर आपने डेट में प्रोडक्ट डाला, पैसा डाला, तो वो पैसा आपका इंडिया की जीडीपी के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर आपने वर्किंग लाइफ में खाली डेट में ही पैसा डाला, आपने इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आपने इन्फ्लेशन अपने अपने ऊपर भुगता है। और जब रिटायरमेंट की आपकी उम्र आती है तब मालूम पड़ता है कि भाई जो फ्यूचर पैसा वो सपोज मैं डेट में रखूं, लाइफ लॉन्ग तो मैंने इन्फ्लेशन फेस किया, ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। आने वाले पीरियड में और काफी सीनियर सिटीजन की हालत है कि उनकी लाइफ टाइम के अंदर जब वो अर्न कर रहे थे तब इन्फ्लेशन ज्यादा था, और जब वो रिटायरमेंट होके आ गए तो मालूम पड़ा कि लाइफ लॉन्ग तो 8% इन्फ्लेशन पर रहे हम लोग, लेकिन जब मेरे रिटायरमेंट के गोल्डन ईयर्स आने वाले हैं तो मालूम पड़ा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। तो मैंने अपने कमाने वाले पीरियड में तो खूब पैसा दे दिया इन्फ्लेशन के रूप में, लेकिन जब अब मुझे उस कमाई से आगे फ्यूचर अपना सिक्योर करना है तो मालूम पड़ रहा है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो आपको अगर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए तो डेफिनेटली आपको इक्विटी का सहारा लेना पड़ेगा, बिकॉज डेट प्रोडक्ट से आपका कल्याण नहीं होगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर अगर उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में ग्रोथ इन्फ्लेशन से कम आवे या आपके घर के खर्चों में ग्रोथ से कम आए तो आप साल दर साल अपना पैसा तोड़ रहे हो, पैसा जोड़ नहीं रहे हो। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगले 3 से 5 साल के जो भी खर्चे हैं आपके, ईएमआई हो चाहे घर के खर्चे हो, जो भी खर्चे हो वो आपको डेट में रखना है। लिक्विड फंड में रखो, इक्विटी आर्बिट्राज में रखो, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में रखो, गिल्ट फंड में रखो, पीएसयू बॉन्ड में रखो, बैंक एफडी में कम से कम पैसा रखो, आपका बहुत अच्छा फायदा होगा। और 5 साल के ऊपर का जो भी पैसा है वो आपको इक्विटी में डालना चाहिए। और ये असेसमेंट आपको हर साल बैठ के करना चाहिए कि अगले 5 साल के खर्चे क्या, बच्चे की पढ़ाई हो गई, शादियां हो गई, प्लानिंग करके आप बोल सकते हो कि भाई ये 3 से 5 साल का खर्च पैसा आ सकता है। अभी आज बच्चे की शादी 7 साल बाद है, 2 साल बाद मालूम पड़ा कि 5 साल में होने वाली है, तब उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो जरूर रिस्ट्रक्चर करें। लेकिन जो पैसा आपको 5-7 साल के ऊपर नहीं चाहिए वो आपको सिस्टमेटिकली तरीके से इक्विटी में डालना चाहिए। मैं आपको इंडिया में सबसे पुराना फंड है यूटीआई मास्टर शेयर, वो आज से 35 साल पहले लॉन्च हुआ था, सितंबर 1986 में लॉन्च हुआ था। उस फंड को 35 साल हो गए। उस फंड ने 35 साल में 15.92 कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, मतलब 16% रिटर्न कंपाउंडेड दिया है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया था, अगर आपने 1 लाख रुपया उस फंड में डाला होता और वही पैसा 1 लाख रुपया आपने एफडी में डाला होता, हम अज्यूम करते हैं कि एफडी के अंदर इंटरेस्ट रेट 10% रहा सपोज करो, तो 10 साल बाद एफडी का पैसा 2 लाख हो गया, 20 साल बाद पैसा 4 लाख हो गया, 30 साल पास पैसा 8 लाख हो गया, और अभी हम समझ रहे हैं कि हो सकता है करीब पैसा 11-12 लाख रुपया हो गया। उसमें इंटरेस्ट हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि वो पैसा 10% पे एफडी के अंदर कंपाउंड हो रहा है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, कोई अपना लीकेज नहीं हो रहा है। तो 1 लाख रुपया हो सकता है आपकी आज की तारीख में, जो मैंने बताया 10, 20, 30, 35 लाख, जितना आप एज्यूम करना चाहें। लेकिन वही पैसा यूटीआई मास्टर शेयर में 1,76,00,000 रुपया हो गया आज की तारीख में, 35 सालों में। आपका 1 लाख रुपया डाला हुआ 175 टाइम ग्रो हुआ है। ये तो खाली उस फंड की बात है।
उसके बाद कोई फंड है जिनका 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, कोई फंड है जिनका 28 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, कोई फंड है जिनका 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, और इतना जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन आपको ये भी मानना चाहिए, जब आप इक्विटी में पैसा डालते हैं, इक्विटी मार्केट इनहेरेंटली वोलेटाइल रहता है। मार्केट 50-50, 60-60% साल में टूटा हुआ है, हर 6 महीने में 10% टूटा हुआ है, हर 1 साल में 20% टूटा हुआ है, हर 3 साल में 30% के आसपास टूटा हुआ है, हर 4-5 साल में 40% टूटा हुआ है, हर 8 साल में 50% के आसपास मार्केट टूटता है कंसिस्टेंटली। आपको उसके बाद भी इक्विटी में रहना है, और उसको काउंटर करने के 2 इफेक्टिव तरीके हैं। आप एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करें तो आपका बहुत अच्छा फायदा होगा। और एसआईपी का आपको मैजिक बताता हूँ छोटा सा, आपको मालूम वो डिसिप्लिन आता है, वो सब चीजें ठीक अपनी जगह, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको मैं मैथमेटिक्स बताता हूँ एसआईपी की। सपोज आप पिछले 20 सालों में हर धनतेरस को 100 ग्राम गोल्ड खरीद या 10 ग्राम गोल्ड खरीद रहे होते पिछले 20 सालों में, तो आपने 20 सालों में हर धनतेरस को 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, तो 20 सालों में आपने 200 ग्राम गोल्ड खरीद लिया, और उसका एवरेज प्राइस 21,000 रुपए के आसपास आपका सपोज आया। अभी वो 21,000 रुपया आप हर साल गोल्ड खरीदने में इस्तेमाल करते, तो 200 ग्राम की जगह आपके पास करीब करीब 350 ग्राम गोल्ड आता। उसका कारण क्या है कि जब आप गोल्ड फिक्स क्वांटिटी खरीदते हो 10 ग्राम हर साल, तो जब 4,000 रुपए का दाम था तो आपने 4,000 रुपए इन्वेस्ट किया, जब 55,000 का दाम था तो आपका 55,000 रुपया लगा। लेकिन अगर आप फिक्स अमाउंट लेते हो, जैसे 21,000 रुपए आपने लिया, तो जब दाम 4,000 था तो आपको 50 ग्राम गोल्ड आया, जब दाम 55,000 था तो आपको 4 ग्राम गोल्ड आया। तो जो एवरेज कॉस्ट है एसआईपी के अंदर हमेशा इन्वेस्टर को नीचे ही मिलती है, इसलिए एसआईपी का इस्तेमाल अपने इन्वेस्टमेंट के लिए करना बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। तो ये मेरे आलोक ओपनिंग रिमार्क है। अगर और यू वांट मी टू कवर सम अदर टॉपिक, मैं वो भी कर सकता हूँ। रियल एस्टेट में मेरा व्यू बहुत अच्छा बन रहा है। हमको लगता है रियल एस्टेट एक बहुत बड़े साइकिल से निकल चुका है। आने वाले पीरियड के अंदर रियल एस्टेट बहुत अच्छा करने वाला है, खासकर कॉमर्शियल रियल एस्टेट। और मुंबई जैसे शहर के अंदर आपको इजीली 25 लाख रुपया मिनिमम डाल के 8% के ऊपर रेगुलर रेंटल यील्ड वाली अच्छी टॉप क्लास प्रॉपर्टीज आज की तारीख में मिल सकती है। और आने वाले 4-5 सालों में समझ लीजिए 4-5% और कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ तो आपको 12% के आसपास आराम से अगले 4-5 सालों में इन्वेस्टर को रिटर्न छूट सकता है प्रॉपर्टी में ओनरशिप से। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी आप कंसिडर करें, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाएं, एक स्ट्रक्चर के थ्रू जाएं, आपको ज्यादा फायदा होगा। ओवर टू आलोक जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और it is always a pleasure to have you amongst us. और I would like to tell everyone that विजय सर belongs to अजमेर, और उन्होंने जो उपलब्धि हासिल करी है और जिस स्टेज पे है सर, we feel very proud of you. अंकल मुझे बताते हैं कि यू आर हिज फ्रेंड, और पता पड़ता है कि वी सी यू ऑन टीवी चैनल एंड जी न्यूज, तो बिल्कुल बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एंड आई होप एवरीवन हैज enjoyed and learned a lot from this session. And it is very obvious that जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनको लगता है कि एफडी इज अ वेरी सिक्योर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, और हम एक गारंटी रिटर्न के पीछे एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज जो सर ने बताया कि अगर आप अपने वेल्थ डिप्लीट करना चाहते हो, या आप कहीं ना कहीं रिटर्न तो फिक्स्ड है, लेकिन क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, या क्या वो हमें फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर पाएगा, इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सर ने बहुत इजीली दिया है। नाउ आई वुड लाइक द पार्टिसिपेंट, किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हैं सर को पूछना चाहते हैं, तो वी आर ओपन फॉर अ क्वेश्चन आंसर सेशन राइट नाउ। Many people have congratulated us on the chat book, so I would like to thank all. Ankit ji, thanks a lot. Bhupesh sir is from DSP. Vijay sir, Bhupesh Ahuja ji is the manager of DSP from Jaipur. And Bhupesh sir, would you like to add something, sir? I would like you to speak, Bhupesh Anand ji.
all the participants can unmute themselves and speak. And if everyone can put on their cameras, we can have a screenshot. अब वो फोटोग्राफ तो नहीं हो सकती साथ में, हम विजय सर को इनवाइट करेंगे कि सर अजमेर जरूर पधारें आप, और एक लाइव सेशन हम करना चाहेंगे आपके साथ में, जहाँ पे वी कैन लिसन टू यू विद द लाइव ऑडियंस. गवर्नमेंट अलाउ करेगी डेफिनेटली. यस यस सर. जब तक हम लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे आपके साथ में और आपकी ज्ञान रूपी गंगा का बेनिफिट देते रहेंगे सर. तो देखिए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन किया कि सीनियर सिटीजन या काफी लोगों को लगता है कि एफडी काफी कंफर्टिंग चीज है. ये विचार है, ये कोई सत्य नहीं है. विचार बदलते रहते हैं, सोच बदलती रहती है. और मैं आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूँ उसका, सोच किस तरह से बदलती है, क्या हो रहा है हिंदुस्तान में. 5000 साल पहले धृतराष्ट्र को 100 लड़के चाहिए थे, लड़की एक भी नहीं चाहिए थी. राजा दशरथ के भी 3-4 बेटों के नाम याद है, एक बेटी का नाम किसी को याद नहीं है. सिमिलरली पांडवों और कौरवों में एक बहन थी, उसका नाम शायद किसी को ध्यान रहता ही नहीं. अपने समाज के अंदर 30-40 सालों पहले आशीर्वाद दिया जाता है कि दूधो नाओ पूतो फलो, मतलब पूतो फलो मतलब लड़का होना चाहिए. और कोई भी घर परिवार में जिस औरत के लड़का नहीं होता था, उसकी समाज में भी घर में भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती थी. ये 5000 साल पुरानी चीज है, लेकिन 20 साल में सब बदल गया. और हर एवरी ईयर इज इंक्रीजिंग. और आजकल खाली लड़की होना और खाली लड़की होना एक सम्मान का विषय है. और आप हिंदुस्तान में देखिए, पहला मेडल इस ओलंपिक में लेके आई है. तो विचार बदल गए लोगों के. अभी जो एफडी को ऐसा लेके बैठे, उनके विचार बदलेंगे, क्योंकि काफी चीजों में समय बदलाव करता है. आदमी की सोच नहीं बदले, समय उसको बदलने को मजबूर करता है. तो सोच बदलेगी लोगों की. डेफिनेटली सर, आपने बहुत सही बात बोली कि लोगों की सोच बदलना बहुत जरूरी है. और जैसे वक्त बदलता है, वैसे वक्त के साथ में जो बदल जाता है वो वक्त के साथ चलता है, और जो वक्त के साथ नहीं बदलता वो शायद कहीं पीछे रह जाता है. और हमने भी इस चीज को समझा और आज हम भी बदले हैं, हमारा ऑफिस भी बदला है. मैं एक बार आपको ऑफिस का टूर वापस कराना चाहूंगा. हाँ जरूर कराइए प्लीज. सर दिस इज आवर वर्क स्टेशन. ये अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस. ये राजीव जी बैठे हैं. दिस इज द मेन काउंटर. हाँ हाँ हाँ. एंड दिस इज कहाँ पे? अजमेर में किसी के लिए आपने ऑफिस? कचेरी रोड पे. अच्छा, आपका पुराना वहीं पे? पुराना ऑफिस उसी को रेनोवेट किया. सामने बिल्डिंग है, जस्ट सामने. ये ओवरब्रिज अभी बन रहा है, रोड बन रहा है. हाँ 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 हाँ. और ये सर हमारा ऑफिस है पूरा. बहुत अच्छा है. और अब पापा आपसे बात करना चाहिए, तो मैं. हाँ जरूर 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 कराइए. पापा सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि आपने जो अपना अमूल्य समय दिया, और आपकी स्पीच आने के पहले मॉर्निंग में इंद्र भगवान ने जो बारिश करी है और जो आशीर्वाद दिया है, तो ये एक शुभ लक्षण है कि आपने आपकी स्पीच आने के पहले हमें बारिश से स्वागत आपका किया. और आज आपने जो मोटिवेशन जो बच्चों को दिया और राजेश जी को दिया और अजमेर की जनता को दिया, ये हम आपका आभार व्यक्त करते हैं. धन्यवाद. So can we log off, Alok, now? Yes, sir. Okay. Okay. Thank you very much. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye.